everyone. Welcome to my YouTube channel Nursing Officer Study. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about celiac disease. So let's start the topic. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की. It is a digestive disorder caused by an abnormal immune reaction to gluten. मतलब सीलिएक डिजीज़ जिसको भी डायग्नोज होते हैं उनमें क्या होता है कि ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट जब भी वो लेते हैं तो बॉडी एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन कोज करती है. एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन कोज करती है उस ग्लूटेन से, जिसकी वजह से कि ये डिजीज़ कंडीशन होती है. ठीक है. और इसको और 3 नामों से भी जाना जाता है. सीलिएक डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्रू, नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू एंड ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी. तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और इम्पोर्टेंट है. ये सीलिएक डिजीज़ की बजाय वो इन तीनों में से कोई नाम लिखकर कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए. सो इस चीज़ का ध्यान रखना है. अब बात करते हैं ग्लूटेन होता क्या है. Basically, it is a protein found in foods made with wheat, barley, rye and other grains. एक तरह से क्या है, ये प्रोटीन है जो खाने की कुछ चीज़ों में पाया जाता है. और इसमें होता क्या है इस डिजीज़ कंडीशन में, देखो जिसको भी ये सीलिएक डिजीज़ होती है, जैसे वो कोई भी ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट खाते हैं, कुछ भी फूड आइटम उन्होंने खाया जिसमें कि ग्लूटेन था, यानी कि ग्लूटेन नामक प्रोटीन था, तो उनकी बॉडी ओवर रिएक्ट कर जाती है उस प्रोटीन से. और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं, विलाई बोलते हैं उनको, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे. अब वो विलाई इंजर्ड हो गई, डैमेज होने लग गई, स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग तो प्रॉपर रहेगी नहीं फिर, है ना. तो वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी. जो भी हम न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग फूड भी भले ही हम खा रहे हैं, तो अगर उनकी विलाई ही डैमेज होते जा रही है तो इंटेस्टाइन अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे. तो उससे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा न्यूट्रिएंट्स का फूड से. अब इसमें इस रीज़न से क्या हो सकता है, माल नरिशमेंट भी हो सकता है, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी भी हो सकता है, मिसकैरेज, इनफर्टिलिटी, इवन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है ये, एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स ऑल्सो. तो आप ये देखिए कि ये बीमारी अगर टाइम पर डायग्नोज नहीं होती है तो कितनी सीवियरिटी तक जा सकती है. सो वी कैन से कि इट इज़ नॉट अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज़ कंडीशन. अगर ये डिसीज़ किसी को डायग्नोज हो जाती है तो उसका एक तरह से लाइफस्टाइल पूरा ही चेंज करना पड़ता है उसको, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अब देखते हैं, मान लीजिए पेशेंट ने, सीलिएक डिसीज़ वाले पेशेंट ने 1 साल तक ग्लूटेन फ्री डाइट ली, उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सीलिएक डिसीज़ अभी भी वैसे ही है, कंडीशन सब कुछ वैसे ही है या फिर और वर्सन हुई है, इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुई है, ठीक नहीं हुआ है पेशेंट, तो उस कंडीशन को एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिजीज़ या नॉन रिस्पॉन्सिव सीलिएक डिजीज़. ठीक है. तो कि ट्रीटमेंट और जो भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ यूज़ की गई उस पे उस पेशेंट की बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. ठीक है. तो रिफ्रैक्टरी और नॉन रिस्पॉन्सिव सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं उसको. अब बात करते हैं कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस और ग्लूटेन सेंसिटिविटी, क्या ये सेम है सीलिएक डिजीज़ और ये दोनों टर्म्स? तो ये अलग है. अलग इसलिए है क्योंकि सीलिएक डिजीज़ में हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि क्या होता है, एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन. इसमें और जो ये है ग्लूटेन इंटॉलरेंस और ग्लूटेन सेंसिटिविटी, इस कंडीशन में अगर पेशेंट है, मतलब सिम्टम्स तो सीलिएक डिजीज़ वाले मिलेंगे उस पेशेंट में भी, लेकिन
एक डिफरेंस मेनली जो यहाँ पर आता है वही होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करता इसमें, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करता है। जबकि सीलिएक डिजीज़ में क्या हो रहा था, इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई है वो धीरे धीरे बिल्कुल डैमेज होती चली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, एनीमिया, ब्लोटिंग, बोन और जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फटीग, नोसिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, माउथ अल्सर्स और नर्वस सिस्टम इंजरी भी होती है तो उसमें नम्बनेस, टिंगलिंग ऑफ हैंड्स और फीट, बैलेंस प्रॉब्लम्स, चेंजेस इन अवेयरनेस, स्टेटोरिया क्या होता है, फैट इन स्टूल, माउथ अल्सर्स, हार्टबर्न। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हैं। और सिम्टम्स को ट्रिगर करने वाले भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सर्जरी, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शंस या सीवियर स्ट्रेस है। तो ऐसे अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ते हैं सिम्टम्स इसमें, इन कंडीशंस में। अब बात करते हैं बच्चों में क्या सिम्टम्स होंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है बच्चों का। फेलियर टू थ्राइव, दैट इज़ FTT, फेलियर टू थ्राइव, डिलेड ग्रोथ, शॉर्ट हाइट, वेट लॉस, डैमेज्ड टूथ इनेमल, मूड चेंजेस भी होते हैं एंड लेट ऑनसेट प्यूबर्टी। अब सीलिएक डिजीज़ वाले पेशेंट को डाइट क्या देंगे। डेफिनेशन के वहाँ से ये हम आइडिया लगा सकते हैं, डेफिनेशन से ही, कि डाइट क्या देंगे, ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे। ग्लूटेन से ही सब कुछ हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि पेशेंट को एडवाइस करना है ग्लूटेन फ्री डाइट लो। सीलिएक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, तो देखो जैसे ग्लूटेन के एक्सपोजर से इंटेस्टाइनल लाइनिंग डैमेज हो जाती है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। मेन जो है वो मैंने इसमें मेंशन की है, अनीमिया, हेयर लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड स्मॉल बावल अल्सर्स। अब डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट एंड फैमिली, ब्लड टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट एंड बायोप्सीज। इंटेस्टाइनल बायोप्सी लेते हैं यूजिंग एन एंडोस्कोप, इंटेस्टाइनल लाइनिंग से वहाँ से एक बायोप्सी छोटा सा सैंपल लिया जाता है थोड़ा सा, और वो लैब में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। ब्लड टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्ट करते हैं, और मेनली इसमें एंटीबॉडीज़ कौन से देखे जाते हैं, एंटीग्लाइडिन एंड एंडोमाइसियल। ये तो एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट है तो सीलिएक डिजीज़ को डिनोट करता है ये। अब मैंने इसमें एक थोड़ा नोट डाल के मैंने इसमें डाला है ताकि आपको नोट्स भी अगर चाहिए तो आप यहीं से आप डायरेक्ट पढ़ सकें। इसमें क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कैसे कोज करता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने अलग से यहाँ डाला। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कैसे कोज करेगी सीलिएक डिजीज़, तो देखो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन K, ये सब का भी एब्जॉर्प्शन जो है अफेक्ट होगा, कम हो जाएगा। तो इसी रीज़न से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। अब वेरिएशंस इन सिम्टम्स में डिपेंड ऑन एज, डैमेज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, amount of gluten consumed and the age at which gluten consumption began। मतलब कि अगर हमारे पास सीलिएक डिजीज़ के 4 पेशेंट हैं, 5 पेशेंट हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम से उनको अगर डिजीज़ कंडीशन है तो सेम सिम्टम्स ही होंगे। सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एज, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी डैमेज हुई है, किसी में हो सकता है कम हुई है, किसी में ज़्यादा हुई है, किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो ज़्यादा डैमेज नहीं हुई होगी। ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट कितनी ली है, कितना ग्लूटेन उस पर्सन के बॉडी में गया है, और किस एज से वो ग्लूटेन कंजप्शन स्टार्ट हुआ, और किस एज से पेशेंट को ग्लूटेन जो है
मतलब कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि सिम्टम्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो सीलिएक डिजीज़ का ट्रीटमेंट मेनली क्या होगा? सबसे पहले तो हमें डाइट का ही ध्यान रखना है। स्ट्रिक्ट लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट लाइफ लॉन्ग चलेगी। डाइट गाइडेंस बाय डाइटिशियन, डाइटिशियन के पास जाने के लिए हम बोलेंगे पेशेंट को कि डाइटिशियन जैसे गाइड करेंगी वो चीज़ें लेनी है, क्योंकि हर किसी को तो नहीं पता होगा कि कौन से खाने में ग्लूटेन है, कौन से में नहीं है। हर किसी को ये चीज़ नहीं पता होगी, तो डाइटिशियन उनको गाइड करेंगे कि क्या खाना खाना है, क्या नहीं खाना है। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स और मेडिसिन, स्टीरॉइड्स, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉइड स्टार्ट किए जाते हैं। और सीलिएक डिजीज़ में 2 मेडिसिन मेनली दी जाती हैं, दैट इज़ एज़ाथायोप्रिन एंड ब्यूटिसोनाइड। सो ये 2 मेडिसिन इसमें दी जाती हैं, बट ट्रीटमेंट में वेरी एज पर पेशेंट्स कंडीशन। फॉलोअप केयर के लिए बोलेंगे, बच्चों में यूजुअली 3 to 6 मंथ्स में इंटेस्टाइन हील होना शुरू हो जाती है और बच्चा ठीक होने लगता है, जबकि अडल्ट में कंप्लीट हीलिंग के लिए कई साल पे लग जाते हैं। और हेल्थ एजुकेशन में हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ लेबल्ड फूड आइटम जब हम खरीदते हैं तो पैकेट पर हम पढ़ सकते हैं कि उस पर जो मेंशन होता है ना कि क्या क्या आइटम्स उसमें है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसमें ग्लूटेन भी है कि नहीं। वैसे हर फूड आइटम के पैकेट पर ग्लूटेन प्रेजेंट है या नहीं लिखा होता है, बट फिर भी हम एक प्रिकॉशन ले सकते हैं कि किसी चीज़ में अगर मेंशन है किसी पैकेट पर तो एटलीस्ट वो तो अवॉइड किया जा सकता है, इसलिए लेबल्स रीड करने के लिए बोलते हैं। कोपिंग एंड सपोर्ट, फैमिली एंड फ्रेंड्स को बोलेंगे, इस डिजीज़ कंडीशन के बारे में एजुकेट करेंगे और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये फैमिली में और किसी को भी हो सकती है ये डिजीज़ कंडीशन, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे सिम्टम्स को, कब ऐसा मतलब ऐसे क्या सिम्टम्स आए कि उन्हें डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम उन्हें गाइड करेंगे। और डॉक्टर जब भी फॉलोअप के लिए बुलाते हैं तो उन्हें जाना है, जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया हुआ है वो एज इट इज़ उसी तरीके से टाइमली लेना है, ट्रीटमेंट मिस नहीं करना। और एक फाइंड अ सपोर्ट ग्रुप बने होते हैं जो मेनली जो सेम डिजीज़ कंडीशंस से जो सफ़र कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट ग्रुप में भी हम भेजते हैं ताकि वो सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें वहाँ से भी गाइडेंस मिलती है कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो सीलिएक डिजीज़ को डायग्नोज करना डिफ़िकल्ट है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि इसे डायग्नोज करना बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि जो भी सिम्टम्स हैं वो और भी कई सारी बीमारी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस हैं जिसमें कि वो सिम्टम्स सेम होते हैं, तो इसको डायग्नोज करना बहुत टफ है। जैसे कि IBS है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज़, लैक्टोज इंटॉलरेंस, नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, या फिर पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। तो ये कुछ डिजीज़ कंडीशंस हैं जिनके सिम्टम्स सीलिएक डिजीज़ के सिम्टम्स से मैच होते हैं, तो इसलिए इस डिजीज़ को डायग्नोज करना बहुत टफ है, लेकिन अगर ये डायग्नोज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है पेशेंट को। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सकेगा, और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने बाकी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच।